वेलकम टू माय चैनल। चलिए आज अपन स्टार्ट करेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, जो कि आपका ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। बट उससे पहले क्या है ना, अपने को इंट्रोडक्शन भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अब इंट्रोडक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि इससे भी अब क्वेश्चन आपके नीट में आने लगे। जैसे कि जो आपकी फर्स्ट लाइन है ना, यही आपका नीट 2025 में क्वेश्चन आया था। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपन। द रिडक्शनिस्ट approach to study of their life form result in increase in the uses of physiochemical concept and techniques। जो जो रिडक्शनिस्ट बायोलॉजिस्ट है ना, वो क्या करते हैं, जो लाइफ फॉर्म को स्टडी करने के लिए वो क्या करते हैं, इंक्रीज द यूज, वो यूज़ करते हैं किसका, आपका फिजियोकेमिकल कॉन्सेप्ट एंड टेक्निक्स का। ठीक है, मेजोरिटी ऑफ द स्टडीज एम्प्लॉयड आइदर सर्वाइविंग टिश्यू मॉडल्स और साइडवेज सेल फ्री सिस्टम। ठीक है, जो आपके ये स्टडी जो है, क्या नाम है, आप जो ह्यूमन फिजियोलॉजी में करते हो, वो किसके बारे में होती है? एक तो आपकी सर्वाइविंग टिश्यू मॉडल्स के बारे में और सेल फ्री सिस्टम के बारे में। एन एक्सप्लोजन ऑफ नॉलेज रिजल्ट इन द मोलिकुलर बेसिस ऑफ बायोलॉजी। मोलिकुलर फिजियोलॉजी बिगेंस मोलिकुलर फिजियोलॉजी बिगेंस अमंग दी सिनोनियम्स विद द बायोकेमिस्ट्री। ये वाली लाइन क्या कह रही है, जो आपकी जो फिजियोलॉजी है ना, वो क्या है, सिनोनियम्स किसके संग है, आपकी बायोकेमिस्ट्री और बायोफिजिक्स के संग। ये आपका पूछ सकता है, ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो आपकी फिजियोलॉजी है वो किस किस के संग सिनोनियम्स बनाती है, एक तो आपका बायोकेमिस्ट्री के संग, एक आपका बायोफिजिक्स के संग। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये भी आपको याद रखनी है। हाउ एवर इट इज़ नाउ बींग increase realize that neither are purely organism approach nor pure reductionist molecular approach would reveal the truth about the biological process। ठीक है, तो ये वाली लाइन जो कह रही है ना, वो कह रही है कि ना तो प्योरली ऑर्गेनिज्म, ना तो प्योरली इसमें ऑर्गेनिज्म लेवल वाली अप्रोच लगी, ना तो इसमें रिडक्शनलिस्ट जो बता रहा था फिजियोकेमिकल प्रोसेस है, टेक्निक है, और लाइफ फॉर्म को डिस्कवर करने के लिए जो रिडक्शनिस्ट जो अप्रोच थी ना, वो भी इसमें पूरी तरीके से नहीं लगी, और जो ऑर्गेनिज्म अप्रोच थी वो भी इसमें अच्छे से नहीं लगी। ये वाली लाइन ये कहना चाहती है। ठीक है, सिस्टम बायोलॉजी मेक्स अप बिलीव दैट ऑल लिविंग component of the system under the study, regulatory networks of molecules, supramolecular avelices, cells, tissues, organism, and indeed population communities each create a emergent property। ठीक है, ये जो है आपका नेटवर्क ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, आपका एटम्स हैं। ठीक है, ये सब जो आप वो पढ़ते हैं, क्या नाम है, सीरीज़ पढ़ते हैं ना, कि सबसे पहले आपका एटम आया, फिर उसके बाद सबसे पहले आपके सब एटॉमिक पार्टिकल्स, फिर उससे बनता है एटम्स, फिर उससे बनता है मॉलिक्यूल, फिर मॉलिक्यूल से बनता है आपका, क्या नाम है, मॉलिक्यूल से बनता है आपका सेल, फिर सेल से बनता है आपका टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन सिस्टम। तो ये उसी की बात कर रहा है, क्रिएट आ इमरजेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, धीरे धीरे करके आपकी ये सब प्रॉपर्टी बनी इन दिस चैप्टर, इन दिस यूनिट। मेजर जो हम इसमें पढ़ेंगे वो किसके बारे में पढ़ेंगे, ह्यूमन फिजियोलॉजिकल फंक्शंस, ह्यूमन फिजियोलॉजिकल प्रोसेस लाइक डाइजेशन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ब्लड सर्कुलेशन, लोकोमोशन एंड मूवमेंट डिस्क्राइब इन द सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर टर्म्स। ठीक है, ये जो आपका ये जो चैप्टर है, ये आपके किसके टर्म्स में डिस्क्राइब है, आपके सेलुलर और मॉलिक्यूलर टर्म्स में। लास्ट के जो दो चैप्टर हैं आपके, न्यूरल कंट्रोल और केमिकल कंट्रोल, ये आपका पॉइंट टू द कोऑर्डिनेशन एंड रेगुलेशन। ये आपका कोऑर्डिनेशन कैसे है, आपका न्यूरल सिस्टम और आपका हार्मोनल सिस्टम है ना, आपस में कोऑर्डिनेट करके रहते हैं, उसके बारे में बताते हैं। और आपका कैसे आपकी बॉडी अलग अलग फंक्शंस को रेगुलेट करती है। ठीक है, कैसे आपकी बॉडी अलग अलग फंक्शंस को रेगुलेट करती है, उसके बारे में बताते हैं। ये पूरा पैराग्राफ बता दिया। आप इसको एक बार वीडियो को फिर से चला के देखना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अपन बढ़ते हैं आगे। देखो, इसके बाद आपका ये जो है ना, एक इंट्रोडक्शन दे रखा है, और ये अल्फांसो कोटी एक साइंटिस्ट के बारे में आपको दे रखा है। ठीक है, आपको देखो, अगर डेट याद रह जाए तो ठीक है, नहीं तो आप क्या करना, थोड़ा बहुत याद करने की कोशिश करना, याद रह जाए तो ठीक है, नहीं तो आप ऑप्शन एलिमिनेशन से चलना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसकी जो बर्थ डेट है वो क्या है, अल्फांसो कोटी की 1822, और डेथ कब हुई थी, 1888 में। ठीक है, 888 में हुई थी। अल्फांसो कोटी क्या था, एक इटालियन एनाटॉमिस्ट था। ठीक है,
इटालियन एनाटॉमिस्ट था जिसकी बर्थ में आपको बता दिया 1882 में हुई थी। और कॉटी बिगेंस द साइंटिफिक करियर स्टडिंग, ये किसके बारे में पढ़ रहा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये किसके बारे में पढ़ रहा था, ये आपका पढ़ रहा था जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ऑफ रेप्टाइल्स है ना, सीवीएस। ये अल्फांसो कॉटी ने, एक तो आपका ऑर्गन ऑफ कोटाई, क्योंकि कॉटी से नाम समझ में आ रहा है कि आपका ऑर्गन ऑफ कोटाई जो आप ईयर में पढ़ते हो, जो कि आपका अब डिलीट हो गया टॉपिक, वो एक तो ये उसने ये डिस्कवर किया था। पर ये पढ़ाई किसकी कर रहा था, किसके ऊपर पढ़ रहा था ये, तो जो आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ऑफ रेप्टाइल्स के ऊपर स्टडी कर रहा था, ठीक है। इतना ध्यान रखना। लेटर ही टर्न्स अटेंशन टू द मैमे, लिखा है ना आपका मैमेलियन ऑडिटरी सिस्टम, मैमेलियन ऑडिटरी। और बाद में इसने जो अपना अटेंशन है किसकी तरफ कन्वर्ट कर लिया था, आपका मैमेलरी ऑडिटरी सिस्टम। पूछ सकता है कि इस पहले किस पे पढ़ाई कर रहा था ये, तो अपना सीवीएस ऑफ रेप्टाइल्स पे पढ़ रहा था, ठीक है। पहले आपका इस पे पढ़ रहा था, फिर ये कन्वर्ट किस में हो गया, कन्वर्ट हो गया आपका मैमेलियन ऑडिटरी सिस्टम पे कन्वर्ट हो गया। ही पब्लिश अ पेपर डिस्क्राइब दैट द स्ट्रक्चर लोकेटेड ऑन द बेसिलर मेम्ब्रेन ऑफ द कॉक्लिया कंटेन हेयर सेल्स डेट कन्वर्ट साउंड वाइब्रेशन इनटू नर्व इम्पल्स, जिसको हम बोलते हैं ऑर्गन ऑफ कोटाई। इसी ने क्या किया था, ऑर्गन ऑफ कोटाई का डिस्कवर किया था। बस आपको ये ध्यान रखना है, एक तो आपको मैमेलियन ऑडिटरी सिस्टम इसने बाद में कन्वर्ट हो गया था, और स्टार्टिंग में ये किसकी पढ़ाई कर रहा था, आपकी सीवीएस ऑफ रेप्टाइल की पढ़ाई कर रहा था। इसका नाम क्या है, अल्फांसो कॉटी है। हो सकता है, वैसे तो नहीं होगा खैर, कि आपको चित्र देख के पूछ सकता है, वैसे मुश्किल है, पर फिर भी आपको जितनी भी आपकी एनसीईआरटी में इमेजेस हैं उनको अच्छे से एक बार देख के ज़रूर जाना, ठीक है। अल्फांसो कॉटी है, और डेट अगर आपको याद रह जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई ट्रिक वगैरह बना के याद करो। नहीं तो मैं एक काम ऐसा करूँगा कि जितनी भी आपकी एनसीईआरटी में जितनी भी जहाँ पे भी डेट लिखी है ना, उन सबको एक जगह कंपाइल करके एक बार वीडियो बना दूंगा, तो उससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एटलीस्ट आपको ऐसा तो रहेगा कि एक संग डेट है, तो आप अगर डेली भी थोड़ा थोड़ा करके देखोगे तो आपको डेटा याद हो जाएंगी, ठीक है। चलिए अपन अब पढ़ते हैं अपना मेन चैप्टर, जो कि स्टार्टिंग होती है आपकी, डाइजेशन आपका कट चुका है, आपके सिलेबस में नहीं है। आपकी स्टार्टिंग ह्यूमन फिजियोलॉजी की इधर से ही होती है, ठीक है। वो मैंने आपको पहले करा दिया था एक्सक्रीशन, वो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, पर स्टार्टिंग आपकी इधर से होती है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो क्या होता है, अपना जो हमको ऑक्सीजन की नीड होती है। क्यों होती है ऑक्सीजन की नीड, क्योंकि जो हमने ऑर्गेनिज्म ने जो खाना खाया, ठीक है, खाना खाया, जो आपने ग्लूकोज लिया, और ग्लूकोज है और बहुत सारी चीज़ें हैं, प्रोटीन है, तो उसको ब्रेक डाउन करने के लिए अपने को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो उसी के ब्रेक डाउन प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग बोलते हैं। अब CO2 क्या होती है, विच इज़, देखो इधर से मैं बताता हूँ आपको। ऑक्सीजन इज यूटिलाइज बाय द ऑर्गेनिज्म to indirectly break down of nutrition molecules like glucose to drive the energy for performing the activity, ठीक है। हमको जो काम करना है उसके लिए एनर्जी की ज़रूरत है, एनर्जी की ज़रूरत है। और एनर्जी कैसे मिलेगी, जब अपने पास ऑक्सीजन होगी, तो ऑक्सीजन क्या कराएगा, जो हमने खाना खाया उसका ब्रेक डाउन कराएगा, ठीक है। उससे उससे ब्रेक डाउन होके अपने को एनर्जी मिलेगी, एनर्जी से हम अलग अलग एक्टिविटी कर सकते हैं। हमको पता है CO2 क्या है, हमारे लिए हार्मफुल है, ठीक है। CO2 ह्यूमन के लिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए हार्मफुल है, तो उसका हमको रिमूवल करना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ लंग्स, जो कि अपने बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं। कितना पेयर होता है लंग्स, सॉरी कितना पेयर होता है, तो आपका एक ही पेयर होता है, ठीक है। लंग्स दो होते हैं लंग्स, एक होता है राइट लंग, एक होता है लेफ्ट लंग, ठीक है। अब आपका एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर विद CO2 प्रोड्यूस बाई ऑल ऑफ दिस सेल्स इज कॉल्ड ब्रीदिंग। और ब्रीदिंग एक क्या है ना, रेस्पिरेशन आपका क्या है, एक लंबा प्रोसेस है, उसका एक छोटा सा पार्ट O2 का अंदर जाना, CO2 का बाहर निकलना, उसको क्या बोलते हैं हम सिंपल भाषा में ब्रीदिंग बोलते हैं, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल भाषा में ब्रीदिंग बोलते हैं, ठीक है। यू कैन प्लेस योर हैंड ऑन द चेस्ट, यू कैन फील दैट। आप अगर अपने चेस्ट पे हाथ रखते हैं तो आप देखना कि आपका जो मूवमेंट है अप डाउन होता है चेस्ट, वो किसकी वजह से होता है, आपका ब्रीदिंग प्रोसेस की वजह से ही होता है। ये आपका एक टाइप का एक्सपेरिमेंट है, ताकि बताने के लिए कि एक ह्यूमन या फिर एक लिविंग बीइंग ब्रीथ करता है, ठीक है। अब ये तो बात हो गई। और इट इज़ ऑल्सो रिलीज ड्यूरिंग दी अबव कैटाबॉलिक रिएक्शन।
जो आपकी CO2 है, एक तो हार्मफुल होती है, इट इज़ ऑल्सो रिलीज ड्यूरिंग दी कैटाबॉलिक रिएक्शन। जो आपकी ब्रेक होने वाली जो रिएक्शंस होती है ना, जितनी भी कोई चीज़ तोड़ने वाली रिएक्शन होती है, तो उसमें भी आपका CO2 रिलीज़ होता है। ठीक है, तो उसमें भी आपका CO2 रिलीज़ होता है।